हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम लोग देख रहे थे 3250 प्लस वाली बुक से जो है सेट नंबर 1 को, उसमें जो है पिछले क्लास में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे और आज जो है 14 के बाद यानी 15 नंबर क्वेश्चन से जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। 15 नंबर क्वेश्चन से क्या है कि कोई एक संख्या है जिसमें जो है प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में जो है 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटी अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए संख्या वो कौन सा है, संख्या यहाँ दिया गया है कि 42 और 51 45 63 जो है ये एक संख्या है। इसमें क्या किया जा रहा है कि विषम संख्या यानी ओड नंबर जो है उसमें क्या किया जा रहा है कि 3 को ऐड कर दिया जा रहा है और इवेन नंबर जो है यानी कि सम संख्या जो है उसमें क्या किया जा रहा है कि 1 को घटा दिया जा रहा है और उसके बाद जो संख्या बनता है उसमें सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटी अंक का जो है हमसे अंतर पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 जो है ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या कह रहा है, 1 घटाने के लिए कह रहा है, तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 2 क्या है, 2 भी सम संख्या है और सम में 1 घटाने के लिए तो घटाएंगे तो 1 होगा। 5 क्या है, विषम संख्या और विषम संख्या में 3 को ऐड करने के लिए कह रहा है, तो 5 में 3 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 1 क्या है, विषम संख्या है और विषम संख्या में 3 को ऐड करेंगे तो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना, 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 जो है वो क्या है, सम संख्या है और सम संख्या में 1 घटाने के लिए कह रहा है, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना, 3 हो जाएगा। 5 विषम संख्या है, विषम संख्या में 3 को ऐड करना है, तो 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 6 सम संख्या है, तो 6 में 1 को घटाना है, तो 1 को घटाएंगे तो कितना, 5 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमसे अंतर पूछा जा रहा है। तो इस संख्या में जो है 8 जो है ये क्या है, सबसे बड़ी अंक है और 1 जो है सबसे छोटी अंक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो फिर हमें आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि जिसका 2 विकर्ण दिया गया, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण जो है वो BD है। तो हमें कहा जा रहा है कि ये दोनों विकर्ण जो है O बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है, यानी कि O बिंदु पर काट रहा है। उसके बाद कह रहा है कि AO का लंबाई यानी OA का जो लंबाई है वो x+3 है और OC का जो मान है वो 2x+y है और OD का जो मान है वो 3y है और OB का जो मान है वो y+2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में कि x का मान क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए एक बात याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो दोनों एक दूसरे को जहां काटता है वहां जो है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में वो विभाजित करती है। कहने का मतलब वो बिंदु पर जो है दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रही है, तो जितना लंबाई OD का होगा उतना ही लंबाई OB का होगा, उसी तरह जितना लंबाई OA का होगा उतना ही लंबाई OC का भी होगा। यानी कहने का मतलब यदि AC का लंबाई, माना कि क्वेश्चंस में यदि 10 दिया रहता और इस तरह जो है 2 विकर्ण एक दूसरे को काटता रहता ना, तो हम क्या करते हैं कि OA का यदि लंबाई निकालना होता तो OA का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाता और OC का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाता। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी एक दूसरे को 2 बराबर भागों में जो है वो विभाजित करती है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3y बराबर हो जाएगा y+2, क्योंकि एक दूसरे को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 3y बराबर जो हो जाएगा वो y+2 हो जाएगा। अब y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से y घटेगा तो कितना, 2y बचेगा। यानी 2y बराबर जो हो जाएगा वो कितना, 2 हो जाएगा और 2 से 2 कटेगा तो y का मान कितना, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ OA भी जितना लंबा होगा उतना ही लंबा OC भी होगा। तो OA और OC जितना लंबा है उतना ही लंबा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x+3 बराबर 2x प्लस जो है y लिख सकते हैं। अब जो है y के जगह क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे, क्योंकि y का मान तो यहाँ से हम निकाले हैं। तो y के जगह अब 1 को यदि यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ x, और ये 2x जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x में से 2x घटेगा तो कितना, -x हो जाएगा और 1 उधर है और इधर का जो y के जगह 1 रखेंगे ना, तो 1 यहाँ हो जाएगा और इधर प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 1 और -3,
तो 1 में से 3 घटेगा तो माइनस कितना 2 हो जाएगा, और माइनस कट जाएगा, यानी x का मान हमसे पूछा जा रहा था, तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 40 डिग्री है और कोण बी बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज को हम इंडिकेट जो कर रहे हैं वो ए बी सी से कर रहे हैं, तो ए बी और सी से कर रहे हैं, और कोण ए का जो मान क्वेश्चन में दिया गया है वो 40 डिग्री दिया गया है, और कोण बी का मान जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 70 डिग्री दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि बहिष्कोण ए का माप क्या होगा। तो देखिए बहिष्कोण का अर्थ क्या होता है कि जिसका बहिष्कोण हमसे पूछा जाता है उसी के दिशा में वो बढ़ता है, उसी को बहिष्कोण कहते हैं। यानी कि ए का बहिष्कोण निकालना है तो ये सीधा ए की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो ए का बहिष्कोण हो जाएगा। यदि बी का बहिष्कोण पूछता तो बी के दिशा में सीधा बढ़ता, और ये जो हो जाता वो बी का बहिष्कोण हो जाता। सी का पूछता तो सी के दिशा में सीधा बढ़ता, और ये जो हो जाता वो सी का बहिष्कोण हो जाता। तो हमसे तो ए का बहिष्कोण पूछा है, और आप लोग को पता होगा कि एक सीधी रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये भी तो एक सीधी रेखा दिखने में लग रहा है ना, और जब ये भी एक सीधी रेखा हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा 140 बनेगा, तब तो 140 और प्लस 40 कितना 180 हो जाएगा। तो बहिष्कोण ए का जो माप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यदि बी का पूछता तो 70 डिग्री इतना, तो इतना कितना हो जाता 110 डिग्री, यानी कि बी का माप हो जाता, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य जो है 2375 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो है वो कितना दिया गया है क्वेश्चन में 2500 रुपया दिया गया है, और हाँ सॉरी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 2375 रुपया दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे कि हानि कितना हुआ है, तो 25 यानी 125 रुपया जो है वो हानि हुआ है, और 125 रुपया जो हानि हुआ है वो कितने पे 125 रुपया हुआ है 2500 पे हुआ है, यानी कि सेल कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर जो है लाभ और हानि जो है वो डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। यानी कि जब कभी भी आपको यदि लाभ या हानि निकालना हो तो ऊपर में यदि लाभ निकालना है तो लाभ को रखिएगा, या हानि निकालना हो तो हानि को रखिएगा, और नीचे में जो है सीपी को रखिएगा यानी कि क्रय मूल्य को रखिएगा, और गुना करिएगा 100 से, उसके बाद जो है वो लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए अब 0 से 0 जो है खत्म हो जाएगा, और 25 से जो 125 कटेगा क्या बार में 5 बार में कटेगा, यानी 25 पंचे 125। तो कहने का मतलब हानि कितने का हो रहा है 5% का हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला संख्या है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का जो औसत है वो 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो हमसे पूछा जा रहा है छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि 11 संख्या है और उस 11 संख्या का जो औसत है वो कितना है 41 है। तो जब हम 41 गुने 11 कर देंगे तो इस 11 संख्या का जो है हमें सम पता चलेगा, यानी कि योग पता चलेगा। तो 41 गुने 11, तो 11 का 11 का एक हाथ में एक, और 11 चौक 44, और हासिल जो एक बचा था तो 45, यानी कि 11 संख्या का जो योग होगा वो कितना 451 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चंस में कह रहा है क्या कि पहली 5 संख्या का औसत जो है वो 18 है। तो पहली 5 संख्या का औसत 18 है, तो 18 गुने 5 करेंगे तो पहली 5 संख्या का योग हमें पता चलेगा। तो 18 गुने 5 कितना 90 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चंस में कि अंतिम 5 संख्या का औसत जो है वो कितना है 64 है। तो 64 गुने 5 करेंगे तो अंतिम 5 संख्या का योग हमें पता चलेगा। तो 5 चौक 20 का 0 और हाथ में 2, और 5 छक 30 और 2 32, यानी 320। तो देखिए ये 320 जो है अंतिम 5 संख्या का योग है, और ये 90 जो है शुरुआत की 5 संख्या का योग है, और ये 451 जो है टोटल 11 संख्या का योग है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि छठी संख्या कौन सा होगा इसमें, ठीक ना। तो देखिए ये शुरुआत, ये जो है 390 लास्ट का, और ये जो 90 है जो शुरुआत का है, और दोनों का योग इसी बीच में तो छठी संख्या होगा ना। तो दोनों का योग करके यदि इसमें से हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो छठी संख्या मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का संख्या हमें मिल जाएगा।
तो अब देखिए 320 और 90 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 320 और 90 410 हो जाएगा, और 410 को 451 में से यदि घटाते हैं तो कितना बचेगा, 41 बचेगा, यानी कि वो छठी संख्या जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, बी नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु है, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि दो प्रकार का मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु का नाम एक्स है तो दूसरा मिश्र धातु का नाम वाई है। फिर आगे कह रहा है कि ये जो मिश्र धातु बना है एक्स और वाई, ये दोनों जो है सोना और प्लेटिनम के मिलने से बना है, यानी कि सोना और प्लेटिनम का कुछ अनुपात जो है वो एक्स में है, उसी तरह जो है वाई में भी सोना और प्लेटिनम का अनुपात है। तो एक्स में जो सोना और प्लेटिनम का अनुपात है वो कितना है, 5:2 है, सोना का अनुपात 5 है तो प्लेटिनम का अनुपात 2 है। उसी तरह वाई जो बना है वो सोना को 5 लेके तो प्लेटिनम को 7 लेके बना है। तो फिर हमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आगे कि यदि हम इन मिश्र धातु यानी कि इन दोनों मिश्र धातु में से समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाते हैं और उस मिश्र धातु का नाम जेड रखते हैं, तो उस जेड नाम की मिश्र धातु में जो है सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि ये मिश्र धातु यानी कि एक्स मिश्र धातु और वाई नाम का मिश्र धातु है, इन दोनों मिश्र धातु में से जो है हम जितना इसमें से लेंगे उतना इसमें से भी लेंगे, यानी दोनों में से समान मात्रा में जो है हम वो मटेरियल लेंगे और उसे पिघलाकर जो है जेड नाम का मिश्र धातु बनाएंगे, तब जाके जो है इस जेड नाम के मिश्र धातु में सोना और प्लेटिनम का अनुपात क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान मात्रा लेंगे, तो समान मात्रा जब लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों मिश्र धातु में समान मात्रा है या नहीं। तो इसमें कितना है, 5 और 2 7 है, और इसमें कितना है, 5 और 7 कितना 12 है। तो अभी तो ये समान मात्रा है नहीं, यानी अभी जो है मटेरियल ये दोनों में क्या है, एक समान नहीं है। तो दोनों में मटेरियल को क्या करेंगे, एक समान करेंगे। तो एक समान कैसे करेंगे कि यहाँ जो 12 आया है इस 12 से इधर गुना कर देंगे, और यहाँ जो 7 आया है इस 7 से इधर गुना कर देंगे, और अब जब हम गुना करेंगे तो जो मटेरियल आएगा वो क्या है, दोनों बर्तन में समान हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 12 पंचे कितना, यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ 12 दूनी कितना 24 हो जाएगा। फिर यहाँ यदि गुना करते हैं तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, और यहाँ 7 सत्ते कितना 49 हो जाएगा। अब ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 35 और 49 84 हो जाएगा, और ये 60 और 24 कितना 84 हो जाएगा। यानी अब तो दोनों बर्तन में समान मात्रा में जो है वो मिश्र धातु है। तो हमें तो क्वेश्चंस में यही कह रहा था कि समान मात्रा को पिघला कर, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या किए कि दोनों बर्तन के मिश्रण को ही समान हम किए, यानी कि मिश्र धातु को समान किए, और मिश्र धातु को समान कर दिए। अब कह रहा है जेड नाम का मिश्र धातु में जो है कितना सोना होगा और कितना प्लेटिनम होगा। तो देखिए इसमें से 60 लेंगे, यानी अब तो मिश्र धातु जो है वो समान है, इसमें भी 84 है और इसमें भी 84 है। तो अब देखिए इसमें कितना है, सोना 60 है, ठीक है, और इसमें सोना कितना है 35 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 35 कितना हो जाएगा, 60 3 90 और 5 95, यानी कि सोना जो हो जाएगा वो जेड नाम की मिश्र धातु में कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। फिर इसमें से अब प्लेटिनम 24 लेंगे, और इसमें से प्लेटिनम कितना 49 है। तो दोनों को अब यदि ऐड करते हैं 24 और 49 को, तो 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 कितना 7 73 हो जाएगा। कहने का मतलब सोना और प्लेटिनम का जो अनुपात हो गया, यानी जेड नाम का मिश्र धातु में उसमें कितना हो गया, 95:73 हो गया। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दोनों बर्तन में जो मिश्र धातु रहेगा उस मिश्र धातु को मटेरियल को जो है समान करने का कोशिश कीजिएगा, वजन को बराबर करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें पहले 7 था और इसमें पहले 12 था, तो हम क्या किए कि समान तो था नहीं, तो समान करने के लिए क्या किए कि यहाँ जितना मटेरियल था उससे इसमें गुना कर देंगे, और यहाँ जितना मटेरियल आएगा इससे इसमें गुना कर देंगे। तो अब गुना करने के बाद जो हमारा निकल के आएगा उसमें क्या हो जाएगा कि मटेरियल दोनों बर्तन में समान हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि इसमें भी 84 है और इसमें भी अब 84 हो गया है। और जब दोनों बर्तन में मटेरियल समान हो जाएगा तो क्वेश्चन में कह ही रहा था कि समान मात्रा में लेके पिघलाएंगे, तो इसमें से भी अब 84 ले लेंगे और इसमें से भी 84 ले लेंगे, यानी दोनों बर्तन से तो अब समान मात्रा में मटेरियल ले लिए। तो
तो इसमें 60 सोना था और इसमें 35 सोना था, तो टोटल सोना क्या हो जाता, 95 हो जाता। इसी तरह प्लेटिनम 24 और 49 कितना, 73 हो जाता। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 95 अनुपात रेशियो जो हो जाएगा वो 73 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। इनलेट का अर्थ होता है कि भरने वाला पाइप। यदि पानी की प्रवाह की गति जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा इनलेट पाइप के द्वारा। तो देखिए टंकी को भरने में लगा समय के लिए जो है एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और लगा समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जिस टाइप का टंकी है उसका हम क्या करेंगे कि आयतन निकालेंगे। तो टंकी जो हमारा है वो किस टाइप का है, घन के टाइप का है, तो घन का आयतन, और बट्टा में जो है इनलेट पाइप का जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे, और इनलेट पाइप जो है जिस टाइप का है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि यहाँ जो हमारा इनलेट पाइप है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। अब यदि हमारा इनलेट पाइप यहाँ वृत्ताकार ना होके यदि वर्गाकार हो जाता, तो हम क्या करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालते, तो वही क्षेत्रफल क्या हो जाता, इनलेट पाइप का क्षेत्रफल हो जाता। नहीं, यदि हमारा इनलेट पाइप यदि आयताकार हो जाता तो आयत का क्षेत्रफल निकालते, तो वही जो है हमारा क्या हो जाता, इनलेट पाइप का क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन यहाँ जो हमारा इनलेट पाइप है यानी भरने वाला जो पाइप है, यहाँ हमारा क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वही वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा इनलेट पाइप का क्षेत्रफल हो जाएगा। और गुना जो है वो क्या करेंगे, हम पानी की प्रवाह की गति को जो है हम गुना कर देंगे इनलेट पाइप के क्षेत्रफल में। तो अब देखिए घन का क्षेत्रफल कैसे, आयतन कैसे निकालेंगे। तो देखिए घन का जो भुजा दिया गया है वो 2 मीटर दिया गया है, और 2 मीटर दिया गया है, और फिर जो है वो त्रिज्या जो वृत्ताकार दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसे भी जो है सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे, या सेंटीमीटर को भी जो है वो मीटर में ही बदल लेंगे, यानी कि समान ऐसा मात्रक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 2 मीटर जो दिया गया है उसे भी क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, और जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो 2 मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 गुने 100 करेंगे और उसका पावर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो घन का आयतन निकल जाएगा। अब बट्टा इनलेट पाइप का क्षेत्रफल, तो इनलेट पाइप जो हमारा यहाँ है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। उसके बाद आर यानी त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में ही दिया गया है, और त्रिज्या कितना दिया गया है, 3.5, तो 3.5 गुना 3.5 क्योंकि आर स्क्वायर है। उसके बाद क्या करेंगे कि पानी की प्रवाह का गति को गुना करेंगे, तो पानी की प्रवाह की गति कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसे भी मीटर में ये भी दिया गया, तो इसे भी क्या करेंगे सेकेंड में बदल लेंगे, तो 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में चेंज कर लिए। उसके बाद हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, मिनट में है और घंटा में है। तो ये तो समय हमारा था, और ये समय जो हमारा था सेकंड में था, तो इस सेकंड को क्या करते हैं कि मिनट में चेंज कर लेते हैं, और मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर कितना आएगा, 17.3 मिनट आएगा, ठीक ना। सॉल्व करके लगभग देख लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, लगभग 17.3 मिनट आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 6, 18, 39 और x जो है समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समानुपात का अर्थ क्या होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। तो यहाँ क्या है, 6, 18, 39 और x जो है वो क्या है, समानुपात में है। समानुपात का अर्थ होता है कि दो अनुपात को आपस में बराबर हो जाना। तो यहाँ जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी अनुपात का अर्थ बट्टा भी होता है, तो इस तरह हम 6/18 लिख सकते हैं। और समानुपात का अर्थ बराबर होता है तो बराबर, और इधर भी 39/x लिख सकते हैं। अब इधर जो है 6 त्रिक 18, 3 से कटेगा, 18 जो है 3 बार में कटेगा। उसके बाद x का मान निकालना है, तो x को सेपरेट करेंगे, यानी x इधर आएगा और 3 जो है उधर जाएगा, 39 से गुना हो जाएगा, इधर भाग में है तो 39 से यदि 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27 का 7 और हाथ में 2 और 3 तिया 9 और 2 कितना 11 हो जाएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन होगा सी नंबर। तो चलिए देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्येक श्रम लागत जो है वो 1 लाख रुपया है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए क्या कह रहा है कि एक कंपनी है और उस कंपनी में 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जा रहा है और उस कैलकुलेटर पे जो है प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है 1 लाख रुपया लगता है और प्रतिशत में जो है वही प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है 24% के बराबर होता है। ये भी श्रम लागत है प्रतिशत में और ये जो है रुपया में श्रम लागत है, तो दोनों तो श्रम लागत ही है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 500 कैलकुलेटर, ये 500 कैलकुलेटर का श्रम लागत है, तो हम सबसे पहले 500 कैलकुलेटर का क्या करेंगे कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 500 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ से एक प्रतिशत का मान निकालेंगे। 24% का मान कितना है, 1 लाख है, तो 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस 1 लाख में 2 2 4 5 1 लाख में जो है 24 से यदि भाग कर देते हैं तो 1% का मान हमें निकल जाता है। ठीक है, अब जब 1% का मान हमें निकल जाएगा तो दोनों साइड क्या करेंगे कि 100 से गुना कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा 500 कैलकुलेटर का जो है वो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है 100% होता है, तो इसलिए 100% का मान निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और ये 500 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य है और हमें पूछ क्या रहा है, एक कैलकुलेटर का भी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 500 से यदि भाग कर देंगे तो ये अब एक कैलकुलेटर का हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा और 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और ये एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य है। अब हमें क्या करना है कि विक्रय मूल्य निकालना है और जब हमें विक्रय मूल्य निकालना रहता है और क्रय मूल्य हमें पता रहता है और लाभ या हानि हमें पता रहता है, तो 100 में यदि लाभ पता रहता है तो 100 में ऐड करके यदि गुना करते हैं क्रय मूल्य के साथ तो हमें विक्रय मूल्य मिलता है और यदि हानि हमें पता रहता है तो 100 में उतना को घटा के और गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि विक्रय मूल्य मिलता है। तो लाभ हमें यहाँ पता है तो 100 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे और 100 में ऐड करेंगे तो 44% लाभ कह रहा है ना क्वेश्चन में, 44% लाभ कह रहा है, तो 100 में ऐड करेंगे यानी 144 और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब 12 से कटेगा 2 बार दूनी 24 और बार बरहन कितना हो जाएगा 144, फिर 2 से कटेगा 6 2 छक्के 12, फिर ये जो है 5 से कटेगा 5 दूनी 10 यानी कि 200 और 200 को यदि 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यानी एक कैलकुलेटर को हम यदि 1200 रुपया में बेचते हैं ना तब जाके जो है हमें 44% का जो है वो लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको यदि सीपी पता रहेगा ना और सीपी पता रहेगा और यदि एसपी निकालना हो आपको तो क्या कीजिएगा, जब सीपी पता रहेगा और एसपी निकालना हो तो सीपी में क्या कीजिएगा कि जो लाभ आएगा ना उस लाभ को 100 में ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद 100 से भाग कर दीजिएगा प्रतिशत हटाने के लिए और सीपी में गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। देखिए क्या क्या है 2015 से 16, तो 2015 में जो है 12.6% वृद्धि हुआ था। उसके बाद क्या है कि 2016 में जो बिक्री हुआ था वो कितना हुआ था 18.9% हुआ है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 15 से 16 के बीच में 15 से लेके 16 तक में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 15 में जो है 12.6 का बिक्री और 16 में 18.9 का बिक्री है और दोनों को जब हम घटाते हैं तो कितना हो जाता है 18 में से 12 जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा, यानी 6.3 का जो है वो वृद्धि हुआ है। 6.3 का जो है वो वृद्धि हुआ है। जब 6.3 का वृद्धि हुआ है तो हमें क्या पूछ रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है। तो अब हम 6.3 का वृद्धि हुआ और प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि जितना का वृद्धि या कमी होगा उसे ऊपर में लिखेंगे और उसके बाद जिसके साथ हमें तुलना करने के लिए कहेगा उसको क्या करेंगे कि नीचे में लिखेंगे। तो क्या कह रहा है 2015 से 2016 तक, यानी कि जिसके साथ के या से लगा हो, तो 15 के साथ क्या लगा है से लगा है, तो हम 15 वाला को नीचे में रखेंगे। तो 15 वाला क्या है 12.6 है, तो यानी 12.6 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को खत्म करने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो प्रतिशत तो हमें यहाँ निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 से जो है वो गुना करेंगे।
अब दशमलव यहाँ भी एक अंक के बाद है, दशमलव के बाद एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव और दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 63 से 2 बार में कटेगा 126, और 2 से कटेगा 150 बार में, यानी कि 50% का जो है वो 15 से 16 में जो है वो वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्या का जो योग है वो 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है वो 43 यानी 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या का युग्म है, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या है और उन दोनों संख्या का योग जो है वो कितना है, 430 दिया गया है, ठीक है। और दोनों संख्या का योग 430 है, लेकिन उन्हीं दोनों संख्या का यदि हम HCF निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 43 हो जाता है, यानी कि 43 हो जाता है। तो यदि हम ऑप्शन से इन सवाल को बनाना चाहें तो सारा का सारा ऑप्शन को यदि हम योग कर रहे हैं तो योग करने के बाद क्या हो जाता है, 430 आ ही जाता है। तो हम HCF निकाल के देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को यदि देखें तो ए नंबर में 215 और 215 है, तो 215 और 215 से कट जाएगा, यानी ए में तो 43 HCF होगा नहीं। अब बी का यदि हम HCF निकालते हैं तो बी में 86 और 344, तो 86 से 344 कट जाता है, यानी कि इसका भी HCF 86 हो जाएगा, तो 43 होगा ही नहीं। अब यदि हम सी नंबर का चेक करें तो सी नंबर में 172 और 258 है, तो ये भी क्या हो जाता है कि 6 दूनी 12, यानी कि इसका भी HCF जो है 86 आ जाता है। तो जब इसका भी HCF 86 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन जो है वो डी नंबर ऑप्शन बचता है, और इसका यदि हम HCF निकालते हैं तो HCF निकालने के बाद भी क्या होता है, ये HCF इसका 43 ही आता है और योग भी 430 ही होता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 महिला है और वो महिला जो है किसी कार्य को 15 दिन में करती है। तो सबसे पहले देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए मैन गुने यदि हम डे कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क पता चलेगा। तो महिला की संख्या कितनी है, 20 महिला है, यानी 20 वोमेन है, और ये 20 वोमेन जो है 15 दिन काम करती है। तो दोनों को यदि हम गुना कर दें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। और जितना काम ये 20 महिला करती है उतना ही काम 16 पुरुष जो है मिल के जो है 15 दिन में ही समाप्त करता है। तो यहाँ से हमें जो है वोमेन और मैन दोनों का रेशियो मिल जाएगा, जो हमसे मैन और वोमेन का रेशियो पूछ भी रहा है। तो 15 से 15 कटेगा और 20 कटेगा 4 से 5 बार में, 16 कटेगा 4 से 4 बार में, यानी 4 वोमेन बराबर जो हो जाएगा वो 4 मैन हो जाएगा। और यहाँ से वोमेन बट्टा मैन यानी सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर 5 हो जाएगा। और जब हम सेपरेट करेंगे तो 4/5, और हमसे पूछा जा रहा था क्या कि पुरुष यानी कि मैन और वो मैन का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पुरुष है तो पुरुष को यहाँ लेंगे, तो पुरुष का रेशियो कितना है, 5 है, और वो मैन का यानी कि महिला का रेशियो कितना है, 4 है। यानी कि हमसे मैन और वोमेन का रेशियो पूछा जा रहा था, तो मैन और वोमेन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मैन गुने डे करेंगे, यानी कि आदमी की संख्या गुने दिन करेंगे, तो वो जो है हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन ने एक लैपटॉप जो है उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए जॉन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने अंकित मूल्य पर उसे क्या दिया, अंकित मूल्य जो भी होगा उस पर जो है 25% छूट दिया, और 25% छूट दिया तो वो खरीदा कितना में, 75% में खरीदा। और इस 75% का मान जो है हमारा क्वेश्चन से में दिया गया है, कितना दिया गया है, 28,473 दिया गया है, 28,473 दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से समझिएगा कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है, और जब 25% का डिस्काउंट देगा तो वो खरीदा कितना में, यानी खरीदा कितना में, तो 75% में खरीदेगा। क्योंकि MRP यानी कोई भी वस्तु जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो माना कि MRP जो था वो 100% था, ठीक है। अब इस 100% पर क्या किया कि इन्होंने 25% डिस्काउंट दिया और 25% यानी छूट दिया, तो छूट देने के बाद 75% बचा, और प्रतिशत में 75 और रियल में कितना, 28,473। तो
तो 75% का मान कितना हो जाएगा, 28,473 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले 1% का मान निकालेंगे, और 1% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 28,473 और 25, ये तो 75% का मान था ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 75 से भाग दे देंगे, और 75 से भाग देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। और हमें निकालना है 100% का मान, तो 100 से गुना कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 100% का मान हो जाएगा। अब 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 25 से 75 कटेगा 3 बार में। अब 3 से जो है ये कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27। अब बचता है 1 और यहाँ 14, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 2, 3 नमा 27, और फिर 3 एक 3, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम गुना करते हैं 9491 को 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 एक 4, और 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, 4 चौक 16 और 3 कितना 19 का 9 हाथ में 1, और 9 चौक 36 और 1 37, यानी कितना हो जाएगा, 37,964 रुपया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, और इस सेट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, तो 5 वर्ष बाद के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, यानी कि माना कि उस लड़की का उम्र यदि हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कितना रहा होगा, x रहा होगा, तो श्रीनिवास का उम्र कितना रहेगा, यानी कि लड़की से जो है 4 वर्ष बड़ा है, यानी श्रीनिवास से लड़की क्या है, 4 वर्ष जो है वो बड़ी है, श्रीनिवास से 4 वर्ष बड़ी है। तो श्रीनिवास से जब 4 वर्ष बड़ी होगी लड़की, तो श्रीनिवास का उम्र यानी x+4 होना चाहिए ना। तो श्रीनिवास का उम्र x+4। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, यानी 5 वर्ष बाद जो है इन दोनों का औसत आयु 33 वर्ष हो जाएगा। तो अभी देखिए लड़की का उम्र तो x, और 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, तो x+5, इसी तरह प्लस फिर x प्लस क्या करेंगे, यहाँ इसमें भी 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो वर्तमान उम्र है और 5 वर्ष बाद का चर्चा कर रहा है, तो x+9 हो जाएगा। और हमें औसत दिया गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, औसत ही निकालेंगे, यानी क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। तो जब 2 व्यक्ति का आयु है तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत निकलेगा, और दोनों व्यक्ति का औसत कितना 33 दिया गया है। अब देखिए x और x कितना 2x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये 9 5 कितना 14 हो जाएगा, और 14 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 66 हो जाएगा। अब ये 14 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 66 में से 14 घटेगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 में से 1 घटेगा तो 5, यानी 52, और 2 से कटेगा 52 कितना बार में, 26 बार में, यानी x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा था कि लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़की की तो वर्तमान आयु को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आया, 26 आया, यानी लड़की का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये था आज का लास्ट